हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फिर से एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। लेक्चर नंबर 14 के नाम से आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स द प्रोसेस कैन पास फ्रॉम इट्स क्रिएशन टिल इट्स टर्मिनेशन एट मैक्स। आपको बताना है कि हमारी प्रोसेस एट मैक्स कितने स्टेट्स में से पास हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, दैट इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ओके, तो हमारी प्रोसेस जो है ये मैक्सिमम कितने स्टेट्स में से पास हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 7 स्टेट्स। अब उन 7 स्टेट्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेटिंग स्टेट, ब्लॉक और वेट स्टेट, सस्पेंडेड रेडी स्टेट एंड सस्पेंडेड वेट स्टेट। पहले मैं आपको कुछ बेसिक स्टेट्स के बारे में बता देता हूं। देखो, जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखते हो, आप उसको सेव करते हो किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, और जब भी उस प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट करना होगा, आपको वो लाना पड़ेगा कहां पे, रैम के अंदर। और रैम के किस वाले पोर्शन में, यहां पे हम इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्शन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। ठीक है, रेडी क्यू। अब रेडी क्यू क्या है, इट इज सिंपली द पार्ट ऑफ द रैम जहां पे हम उन प्रोसेसेस को रखते हैं जिनको हमें एग्जीक्यूट करना होगा। और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, सीपीयू। सीपीयू, ठीक है। लेट अस से मेरे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है P1। ये मैंने सेव करके रखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी में, ये वाला प्रोग्राम P1। ठीक है, अब अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैम के अंदर लाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली टॉकिंग, तो इसको हमें रेडी क्यू के अंदर लाना पड़ेगा। रेडी क्यू के अंदर लाने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को सिलेक्ट किया रेडी क्यू के अंदर लाने के लिए, तो यही से ये प्रोग्राम प्रोसेस बनना स्टार्ट हो जाता है और हम बोलते हैं ये प्रोसेस अभी किस स्टेट में है, न्यू स्टेट में। समझ में आ रही बात। तो हो गई हमारी एक स्टेट जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टेट। अब उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस कहां पे जाएगा, रैम के अंदर जाएगा या रेडी क्यू के अंदर जाएगा। जब ये रेडी क्यू के अंदर वेट कर रहा होगा अपनी टर्न का कि कब मुझे सीपीयू असाइन हो जाए, जब तक ये रेडी क्यू में होगा हम बोलेंगे प्रोसेस P1 अभी किस स्टेट में है, रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में, ठीक है। और जैसे ही इसको अपनी टर्न मिलेगी सीपीयू को यूटिलाइज करने की, तो अब जब तक ये सीपीयू को यूज कर रहा होगा तब तक हम बोलेंगे P1 अभी किस स्टेट में है, रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में। और जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी फिर ये किस स्टेट में चला जाएगा, टर्मिनेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तो पहली 4 स्टेट्स होपफुली थोड़ी थोड़ी करके ही आपको समझ में आ गई होगी, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट एंड टर्मिनेटिंग स्टेट। अब बाकी स्टेट्स को आप यहां पे देखोगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ओके, एक तो हो गया, अगर हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो वो किस स्टेट में चली जाएगी, टर्मिनेटिंग स्टेट में। लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर हमारा प्रोसेस किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की डिमांड करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि आप आईओ की डिमांड कर रहे हो, फिलहाल के लिए आप किस स्टेट में चले जाओ, ब्लॉक स्टेट में चले जाओ या वेट स्टेट में चले जाओ। समझ में आ रही बात। हम सीपीयू को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए इस प्रोसेस को कहाँ पे डालते हैं, ब्लॉक स्टेट में डालते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसको आईओ मिल जाता है हम इसको बोलते हैं आइए आप वापस से किस वाली स्टेट में, रेडी स्टेट में। समझ में आ रही बात। तो वेटिंग स्टेट में आपको सिंपली क्या याद रखना है, जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आईओ की डिमांड करेगा तो वो किस स्टेट में चला जाता है, वेट स्टेट में या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। और जैसे ही इसको आईओ मिल जाता है ये वापस से कहां पे आता है, रेडी स्टेट में। हो गई 5वीं स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट जो आप यहां पे याद रखोगे, कभी कभी जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस सीपीयू को यूज कर रहा होगा,
P1 प्रोसेस अभी CPU को यूज कर रहा है, तो P1 अभी किस स्टेट में है? रनिंग स्टेट में। अगर P1 को एक टाइम क्वांटम हमने दिया होगा, जैसे कि हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में करते हैं, हम हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक टाइम क्वांटम देते हैं। अगर P1 इस टाइम क्वांटम के दौरान खत्म हुआ तो उसको हम टर्मिनेट करेंगे। अगर ये इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर एग्जीक्यूट नहीं हुआ कंप्लीटली, तो हम इसको क्या करेंगे? वापस से CPU से बाहर निकालेंगे और डालेंगे कहाँ पे? रेडी क्यू में। ये कब करेंगे? जब इसका टाइम क्वांटम खत्म हो जाएगा। अगर टाइम क्वांटम एक्सीड हो जाएगा तो हम प्रोसेसेस को वापस से रेडी स्टेट में डाल सकते हैं फ्रॉम रनिंग स्टेट। या दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है रनिंग स्टेट से प्रोसेस को रेडी स्टेट में डालने का? दैट विल बी प्रायोरिटी। सपोज अगर P1 एग्जीक्यूट हो रहा है और यहां से एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई Pn, ओके, तो एक इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। वो बोलेगा P1 को, P1 आप बाहर निकलिए क्योंकि यहाँ से एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस Pn आ चुकी है, पहले हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? कभी कभी प्रोसेसेस को रनिंग स्टेट से वापस लेके जा सकते हैं रेडी स्टेट में। समझ में आ रही बात? ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे बाकी स्टेट्स के बारे में, देखो जो हमारा रेडी क्यू होता है, ठीक है, इसका साइज फिक्स्ड होता है। लेटर से इसमें हम एट मैक्स 3 प्रोसेसेस को रख सकते हैं, 3 प्रोसेसेस को रख सकते हैं। अब लेटर से ऑलरेडी यहाँ पे 3 प्रोसेसेस पड़ी हुई हैं, P1, P2 एंड P3। ओके, रेडी क्यू क्या है? अभी फुल है। और यहाँ पे एक और प्रोसेस P4 आया, P4 प्रोसेस आया। और P4 जो है ये एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जैसे ही ये हमें पता चला कि ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, तो हमें इसको लाना पड़ेगा रेडी क्यू के अंदर, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी है, हमें इसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इन में से किसी लो प्रायोरिटी प्रोसेस को बाहर निकाल सकते हैं रेडी क्यू से, ताकि हम P4 के लिए जगह क्रिएट कर सकें और P4 बाद में एग्जीक्यूट होके फिर से हम क्या कर सकते हैं? उस लो प्रायोरिटी प्रोसेस को वापस से ला सकते हैं। अगर जगह नहीं होगी, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी लो प्रायोरिटी प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे ही वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम इस लो प्रायोरिटी प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में ला सकते हैं। समझ में आ रही बात? वैसे ही सेम फंडा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। समझ में आ रही बात? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेसेस को लाने का काम कौन करेगा? उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेसेस को लाने का काम कौन करेगा? उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, ये जो डिसीजंस ऑफ सस्पेंशन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये कौन लेता है? उसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिसीजंस ऑफ सस्पेंशन आर टेकन बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर। प्रोसेसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम कौन करेगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर टेक्स लॉन्ग टर्म डिसीजंस। मतलब जो यहाँ पे रेडी क्यू का साइज होगा ना, ये भी डिसाइड करेगा कौन? हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, कि इस रेडी क्यू का साइज कितना होगा। एक बार लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने डिसाइड कर लिया कि इस रेडी क्यू का साइज सपोज हम रखेंगे 4, यानी कि इसमें 4 प्रोसेसेस एट मैक्स आ सकती है, तो हम इसके साइज को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं। जनरली हम कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे, लेकिन ये चेंज वाले डिसीजंस काफ़ी रेयरली लिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको दैट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर टेक्स लॉन्ग टर्म डिसीजंस। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम डिस्पैचर आता है। ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को शेड्यूल करना या डिस्पैच कर लेना। ओके, इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को दूसरा नाम दैट इज डिस्पैचर। ये कहाँ से कहाँ तक प्रोसेसेस को लेके जाता है? रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में। ओके, और वापस से कभी कभी ये रनिंग स्टेट से प्रोसेसेस को लेके जा सकता है रेडी स्टेट में। इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लेना। जब हम यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस को लेके आ जाएंगे, यहाँ से वापस लेके जाएंगे, यहाँ से दूसरी प्रोसेस लेके आ जाएंगे, यहाँ से इस प्रोसेस को वापस लेके आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, ये कौन करता है? दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप खाली स्टेट्स का नाम याद रखोगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बाकी जो डिटेल्स होंगी वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अस दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। आपको बताना है कि इनमें से
कौन सा वैलिड स्टेट नहीं है प्रोसेस का? न्यू स्टेट तो होती ही होती है, रनिंग स्टेट भी होती है, रेडी स्टेट भी होती है। हाउएवर होल्ड स्टेट नाम की कोई भी स्टेट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट अ प्रोसेस वेटिंग टू बी असाइन्ड टू अ प्रोसेसर इज कंसिडर्ड टू बी इन डैश स्टेट। जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस सीपीयू को असाइन करने के लिए वेट कर रही होती है, लेटर से दो प्रोसेसेस में ले रहा हूं P1 एंड P2, यहाँ पे हमारा सीपीयू है। ओके, सीपीयू ने सपोज P1 को उठाया एग्जीक्यूट करने के लिए, P1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब P2 क्या कर रहा है? P2 वेट कर रहा है कि कब मुझे सीपीयू असाइन हो जाए। ओके, P2 अभी किस स्टेट में है? P2 अभी किस स्टेट में? ये रेडी स्टेट में है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। Which of the following states of a process in operating system is defined incorrectly? आपको बताना है चार ऑप्शंस में से किसकी डेफिनेशन इनकरेक्ट है। न्यू स्टेट की बात करते हैं। द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, जब एक नई प्रोसेस क्रिएट हो जाती है उसको हम बोलते हैं कि ये किस स्टेट में है? न्यू स्टेट में। ये तो बिल्कुल सही है। रनिंग स्टेट की बात करेंगे। द प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि ये रनिंग स्टेट में है। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी की बात करते हैं पहले। द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन को खत्म करता है तो वो किस स्टेट में चला जाता है? टर्मिनेटेड स्टेट में। ये भी बिल्कुल सही है। हाउएवर ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि वेटिंग स्टेट क्या होता है? द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन्ड टू द प्रोसेसर। ओके, ये हमें बता रहा है वेटिंग स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे हमारी प्रोसेस वेट कर रही होती है सीपीयू को असाइन होने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। वेटिंग स्टेट में क्या होता है? हमारी प्रोसेस किसकी रिक्वेस्ट कर रही होती है? आईओ की। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश इन नेचर। आपको बताना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस नेचर का है? क्या ये प्रीएम्प्टिव नेचर का है, नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर का है, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी? सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब हो गया, देखो मैं आपको एग्जाम्पल से ही फिर से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा रेडी क्यू है और उसमें दो प्रोसेसेस हैं, सपोज P1 एंड P2, और यहाँ पे हमारा सीपीयू है। सीपीयू नज़र डालेगा रेडी क्यू के अंदर, क्या मेरे लिए कोई प्रोसेस है जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? यहाँ पे इसको दो प्रोसेसेस मिल रही है। अब लेटर से हम FCFS एल्गोरिथम की अगर बात करेंगे, हमने P1 को उठाया, P1 पहले आया था, P1 को उठाया और इसको सीपीयू असाइन कर लिया। P1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। P1 तब तक सीपीयू को रिलीज नहीं करेगा जब तक इसकी एग्जीक्यूशन खत्म ना हो जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में ही काम करता था। यानी कि P1 जितनी भी मर्जी P1 की टाइम की होगी ना, ये जितने भी टाइम की डिमांड करेगा, लेटर से ये बोल रहा है कि मुझे एग्जीक्यूट होने के लिए 1 दिन चाहिए, हमें इसको 1 दिन देना ही देना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। प्रीएम्प्टिव मोड में हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हम हर एक प्रोसेस को क्या करते हैं? एक टाइम स्लॉट देते हैं या टाइम क्वांटम देते हैं। अगर वो उस टाइम के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हुआ तो गुड, अगर नहीं हुआ तो हम उसको क्या करते हैं? जबरदस्ती सीपीयू से बाहर निकालते हैं। हाउएवर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस नेचर का था? नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश इन नेचर। आपको बताना है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस नेचर का है। मल्टीटास्किंग का दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, दैट इज टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पे क्या होगा? हर एक प्रोसेस सीपीयू का एक टाइम शेयर करेगा। दैट इज एग्जाम्पल से ही फिर से समझो, P1 कोई प्रोसेस है, P2 कोई प्रोसेस है, यहाँ पे हमारा सीपीयू। P1 अगर एग्जीक्यूट होना चाहेगा तो P1 को हमने सीपीयू असाइन कर लिया, अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जैसे ही P1 एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इसको हमने साथ ही में क्या दिया होगा? एक टाइम क्वांटम दिया होगा। बोला होगा कि अगर आपको एग्जीक्यूट होना है तो आपको इस टाइम क्वांटम के अंदर अंदर ही एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। अगर नहीं हो जाओगे तो आपको सीपीयू से बाहर निकाला जाएगा और दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा? रेडी क्यू में वेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? मल्टीटास्किंग में हम क्या करते हैं, या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं? हर एक प्रोसेस को एक टाइम देते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वापस से रेडी क्यू में उसको आना पड़ता है। तो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस नेचर का है? प्रीएम्प्टिव नेचर का।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, असल में क्वेश्चन नंबर 7 होगा, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो चुकी है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस इज मेंटेन्ड इन, आपको बताना है प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन हम किस में रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पीसीबी। पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, हम हर एक प्रोसेस का अपना अपना एक पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जहां पे हमने उस प्रोसेस की सारी डिटेल्स को सेव करके रखा हुआ होता है। एज एन एग्जांपल देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कहाँ पे होता है, ये हमारे पास रेडी क्यू में दो प्रोसेसेस है P1 P2, और यहाँ पे हमारा है CPU जो कि इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना चाहेगा। ओके, सबसे पहले लेटर से P1 यहाँ पे आया एग्जीक्यूट होने के लिए, P1 यहाँ पे आया एग्जीक्यूट होने के लिए, P1 एग्जीक्यूट हो रहा है और इसको एक टाइम क्वांटम दिया जाएगा। अगर ये उस टाइम क्वांटम के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ पे रेडी क्यू में आना पड़ेगा, फिर से अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा। और जैसे हमने इसको बाहर निकाला, अब किसकी टर्न आ जाएगी, P2 की टर्न आ जाएगी, तो P2 CPU के पास जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। लेटर से P2 इस टाइम क्वांटम के अंदर अंदर ही एग्जीक्यूट हो गया और P2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। P2 क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। अब फिर से किसकी बारी आ जाएगी, P1 की बारी आ जाएगी। P1 को हम फिर से कहाँ पे लेके आ जाएंगे, CPU के अंदर लेके आ जाएंगे। अब P1 को ऑलरेडी हमने आधा एग्जीक्यूट किया था, ओके, तो उस इंफॉर्मेशन को भी हमने कहाँ पे डाला होगा, PCB के अंदर डाला होगा। वहाँ पे ये डिटेल्स भी हमने सेव करके रखी होगी कि P1 ऑलरेडी कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका था। जहाँ तक ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका था, CPU उसके बाद वाली लाइंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा और इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। समझ में आ रही बात? खाली ये वाली डिटेल्स नहीं होती है, इसमें हर एक प्रोसेस का प्रोसेस नंबर भी होता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से हमने किस किस फाइल को ओपन करके रखा हुआ है, वो वाली इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में होती है। प्रोसेस आईडी भी होता है। समझ में आ रही बात? देयर आर मेनी डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोसेस इन पीसीबी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, पीसीबी। अब टीएलबी की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊंगा, इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ओके, फिलहाल के लिए आप इसकी फुल फॉर्म याद रखोगे, टीएलबी स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इसकी वर्किंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे। अगर नहीं बताओगे तो प्रीवियस क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में एक क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा कि इसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, अब स्टैक के बारे में बात करते हैं। स्टैक क्या है? स्टैक सिंपली एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम बोलते हैं लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, ये हमारा स्टैक कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से हम एलिमेंट्स को डालते हैं, एलिमेंट डालने को हम बोलते हैं पुश करना एलिमेंट को, और जैसे हम यहाँ से एलिमेंट को, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे एलिमेंट को डालेंगे स्टैक के अंदर, उसको हम बोलते हैं पुश करना, और जैसे हम एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे उसको हम बोलते हैं पॉप करना। ठीक है, पॉप करना। और एक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 सेज अस दैट इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम when the time slot assigned to a process is completed, the process switches from current state to किस स्टेट में आपको बताना है। ये करंट स्टेट, रनिंग स्टेट का दूसरा नाम क्या है? करंट स्टेट, ये भी आप याद रखोगे। ये हमें बता रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेटर से ये हमारे पास दो प्रोसेसेस है P1 P2। ओके, यहाँ पे हमारा CPU है जो कि इनको एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले हमने P1 को उठाया, P1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी हम। तो फिर क्या हुआ, इसका टाइम क्वांटम खत्म हुआ, टाइम क्वांटम खत्म हुआ। जैसे ही इसका टाइम क्वांटम खत्म हुआ, आपको बताना है कि ये रनिंग स्टेट में किस स्टेट में वापस से जाएगा। तो ये वापस से रेडी स्टेट में जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल दैट परफॉर्मेंस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज कॉल्ड। आपको बताना है कि कौन सा मॉड्यूल रेस्पॉन्सिबल होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। मैंने आपको शायद पहले ही बताया, ये हमारा रेडी क्यू या रेडी स्टेट, और यहां पे हमारा है रनिंग स्टेट। ओके, यहां से रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेसेस को लेके जाने का काम कौन करता है? उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या डिस्पैचर। ओके, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यहां से प्रोसेस लिया,
जब उसका टाइम क्वांटम खत्म हुआ तो दोबारा से रेडी क्यू में, यहाँ से दूसरी प्रोसेस ले ली, जब उसका टाइम क्वांटम खत्म हुआ तो दोबारा से रेडी क्यू में डाल दिया। इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पैचर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। कभी कभी किसी बुक में लिखा हुआ है दैट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का एक पार्ट होता है डिस्पैचर, कहीं कहीं पे लिखा गया है दैट डिस्पैचर इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज डिस्पैचर। ठीक है, तो दोनों केसेस में इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। When a process is in the block state, जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में होती है, ब्लॉक स्टेट का दूसरा नाम क्या है? वेट स्टेट। जब कोई प्रोसेस वेट स्टेट में होती है या ब्लॉक स्टेट में होती है, ब्लॉक स्टेट में प्रोसेस क्यों होगी? जब वो आईओ की डिमांड कर रहे होंगे। जब हम उसको आईओ दे देते हैं तो वो किस स्टेट में वापस से चला जाता है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज रेडी स्टेट। जब किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम आईओ दे देते हैं वो कहाँ पे जाता है? वापस से रेडी स्टेट में जाता है। आप वो डायग्राम दोबारा से चेक कर लेना जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। The portion of the process scheduler in an operating system that dispatch processes is concerned with. आपको बताना है प्रोसेस शेड्यूलर का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि डिस्पैच करता है प्रोसेसेस को। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? डिस्पैचर क्या करता है? डिस्पैचर का दूसरा नाम मैंने आपको अभी बताया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? प्रोसेसेस को लेके जाना फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। असाइनिंग रेडी प्रोसेसेस टू सीपीयू। रेडी स्टेट से प्रोसेसेस को उठाया, दिया किसको? सीपीयू। सीपीयू में जो भी प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलते हैं? रनिंग स्टेट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। एट मिनिमम द प्रोसेस कैन गो थ्रू डैश स्टेट्स। आपको बताना है मिनिमम हमारी प्रोसेस कितनी स्टेट्स में से पास हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 4। और वो 4 स्टेट्स क्या क्या है? एक होता है न्यू स्टेट, उसके बाद ये जाएगा रेडी स्टेट में, उसके बाद जाएगा रनिंग स्टेट में, और उसके बाद क्या जाएगा? टर्मिनेटिंग स्टेट में। दीज आर द 4 स्टेट्स जिनके थ्रू हमारा प्रोसेस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। द टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्स इनटू द रेडी क्यू इज कॉल्ड। जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, ये हमारा रेडी क्यू है, जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर करती है, लेट अस से P1 जिस टाइम पे रेडी क्यू में एंटर करेगी उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अराइवल टाइम। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब यहीं पे अगर मैं आपको बताऊंगा कि बर्स्ट टाइम क्या होता है। बर्स्ट टाइम मतलब हो गया सिंपली कोई प्रोसेस P1 जो है ये कितने टाइम की डिमांड कर रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। लेट अस से मैं बोल रहा हूँ 2 यूनिट्स, यानी कि P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 यूनिट्स का टाइम चाहिए। तो जो दो यूनिट्स ऑफ टाइम इसको चाहिए होंगे इसको हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम मतलब हो गया हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस किस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, जिसकी एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट हो रही है उसको हम बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा टोटल टाइम, यानी कि हमारी प्रोसेस को स्टार्ट स्टेट से लेके टर्मिनेशन तक या न्यू स्टेट से लेके टर्मिनेशन तक कितना टाइम लगा, टोटल टाइम को ही हम क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। टोटल टाइम को हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। बर्स्ट टाइम इज ऑल्सो नोन एज। बर्स्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपको कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। सो इसीलिए हम बोलते हैं बर्स्ट टाइम इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन बी, दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 सेज दैट टर्न अराउंड टाइम यानी कि टोटल टाइम किसके बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगर आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो आप वो कैसे निकाल सकते हो? कंप्लीशन टाइम, ये आपका अराइवल टाइम, ये आपका कंप्लीशन टाइम। अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम में से अगर आप अराइवल टाइम को माइनस करोगे तो बचेगा क्या? ये बीच वाला टाइम, इसको हम बोलते हैं टोटल टाइम और टर्न अराउंड टाइम। ये तो हो गई एक फॉर्मूला। दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो? जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आया, आप देखते हो कि उसको कितना वेट करना पड़ा प्लस उसको कितना बर्स्ट टाइम चाहिए होगा। वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को जब आप कंबाइन कर लेते हो वो भी किसके बराबर आता है? टर्न अराउंड टाइम के बराबर आ जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है।
अलाउइंग अ प्रोसेस टू यूज अ प्रोसेसर, आपको बताना है जब हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अलाउ करते हैं यूज करने के लिए प्रोसेसर, उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था एफसीएफएस एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे एसजेएफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। और एलजेएफ की अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब होता है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लेकिन ये उतना ज़्यादा पॉपुलर एल्गोरिथम नहीं है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन एफ, ऑल ऑफ द अबव। ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे इतने ऑप्शंस के साथ डाला हुआ है ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करते हैं। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। इसके अलावा भी हम कुछ और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 2-3 और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट SRJM, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब नेक्स्ट। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसी पैटर्न पे हम एक और एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं HRRN, यानी कि हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। ये भी एक अच्छा खासा एल्गोरिथम है और इसके अलावा भी हम मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज, आपको बताना है कि ये किस नेचर का है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब मैंने आपको बता दिया है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब हो गया जहां पे हम प्रोसेसेस को जबरदस्ती सीपीयू से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। प्रोसेस अगर जितने भी टाइम की डिमांड कर रहा है हम उसको उतना टाइम देते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, आपको बताना है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस नेचर का है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है ना, ये प्रीएम्प्टिव नेचर का होता है, मतलब यहाँ पे हम हर एक प्रोसेस को क्या करते हैं, टाइम क्वांटम देते हैं। हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम टाइम क्वांटम देते हैं या टाइम स्लाइस देते हैं, किसमें, राउंड रॉबिन में। दैट इज वाई हम बोलते हैं ये प्रीएम्प्टिव नेचर का है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम कॉनवाई इफेक्ट, आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा एल्गोरिथम कॉनवाई इफेक्ट से सफर होता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज FCFS। कॉनवाई इफेक्ट आप सिंपली बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब हो गया, देखो जैसे आप FCFS, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर का है, लेटर से मेरे पास 2 प्रोसेसेस है P1 P2। मैंने क्या किया, सबसे पहले P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे लाया। P1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, रनिंग स्टेट में है। अब P1 सपोज काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि P1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 बेचारे को काफ़ी टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि P1 तब तक CPU को रिलीज नहीं कर सकता जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। तो P1 को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्टारवेशन, या इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कॉनवाई इफेक्ट। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, FCFS का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। A small piece of code which is used to initialize all devices as soon as power is switched on is known as, आपको बताना है उस स्मॉल पीस ऑफ कोड का नाम जो कि हम इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को इनिशियलाइज करने के लिए जब भी हम कंप्यूटर को बूट करते हैं या ऑन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बूटस्ट्रैप। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। थ्रेड इज, आपको बताना है कि थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट प्रोसेस, हेवी वेट प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस, IO प्रोसेस। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज लाइट वेट प्रोसेस। मतलब
जब हमारी कोई प्रोसेस होती है ना, लेट अस से ये हमारे पास एक प्रोसेस P1 है और इसका साइज काफ़ी बड़ा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक छोटे हिस्से को हम बोलते हैं थ्रेड, ठीक है ना। ओके, तो क्योंकि ये प्रोसेस का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है ना, हल्की होती है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। RAG स्टैंड्स फॉर, आपको राग की फुल फॉर्म बतानी है। RAG स्टैंड्स फॉर ऑप्शन बी, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, अब ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो होता है ना, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए। तो डिटेक्ट डेडलॉक, डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए हम RAG का इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, दैट इज जितने जितने ज़्यादा रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करेंगे, जितना जितना हम ज़्यादा प्रोसेसेस का इस्तेमाल करेंगे, सिंपली जितने जितने बड़े ग्राफ्स की हम बात करेंगे, उतना ज़्यादा डेडलॉक को डिटेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाद में हम क्या करते हैं, बैंकर्ट्स एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 26 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बैंकर्ट्स एल्गोरिथम। बैंकर्ट्स एल्गोरिथम क्या है, ये डेडलॉक में ही हम इस्तेमाल करते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है ये। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या है, इट इज अ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब आप ऑप्शन बी, C एंड D के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। ओके, बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज /R द मैंडेटरी कंडीशंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ऑप्शन E, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज याद रख लेना है। किसी और क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या होता है। नो प्रीएम्पशन तो आपको पता ही होगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया इस लेक्चर में कि प्रीएम्पशन क्या होता है। होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट, ये सारी कंडीशंस हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आप याद रखोगे सारी की सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फॉर द ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा, ठीक है। तो होपफुली आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे रखे हुए थे। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे कि नेक्स्ट लेक्चर क्या मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आज हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब मेमोरी मैनेजमेंट बचता है, फाइल मैनेजमेंट भी बचता है, और सिक्योरिटी वाला पार्ट भी बचता है, विच आर द मैंडेटरी फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, होपफुली एक या दो लेक्चर्स, एक ही लेक्चर के अंदर अंदर बाकी फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे जंप करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।